हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका वॉच लोगो में। और आज मैंने ऑफिशियली 99% स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्लॉट समझ लिया है। टॉम हॉलैंड के रीसेंट कमेंट्स ने ब्रांड न्यू डे के लिए एक्सपेक्टेशंस सेट कर दी है। एक ऐसे स्पाइडरमैन स्टोरी के लिए जो बेसिक्स पर वापस जा रही है। कॉमिक शेक्स और मल्टीवर्सल केओस के बजाय अब फोकस है पीटर के रोज की जिंदगी पर, न्यूयॉर्क पे। लास्ट मूवी में उनके पास काफी रिस्ट्रिक्शंस थे क्योंकि कोविड की वजह से पूरी फिल्म जो है वो सेट वगैरह में शूट हुई थी। लेकिन अब वो पुराने और कूल फिल्म मेकिंग स्टाइल की तरफ वापस जा रहे हैं। रियल लोकेशंस पर शूट हो रहे हैं। इसलिए फिल्म का शूट ग्लासगो से स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रीट्स ऑफ ग्लासगो को एक ह्यूज सेट पीस बना दिया है। तो फील आएगी जैसे स्पाइडरमैन 1 बनाया जा रहा हो। बहुत टाइम हो गया है जब स्पाइडरमैन को ऐसे तरीके से शूट करते हुए देखा हो। ये एक फ्रेश हवा जैसा लग रहा है और फैंस को खुशी से पागल हो जाएंगे जब मार्वल इस मूवी को लेकर आएगा। ये मार्वल का एक जानबूझकर किया हुआ मूव है जो उन चीजों की गूंज मारता है जिन्होंने ओरिजिनल स्पाइडरमैन फिल्म्स को यादगार बनाया था। एक यंग हीरो जो अपने शहर को बचाने की पूरी कोशिश करता है और जबकि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स से भी जूझ रहा है। जब केविन फाइगी कहते हैं उस सिटी को बचाना चाहता है इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड एंडिंग डेंजर्स, तो ये कैरेक्टर के रूट्स पे जाने वाली बात हो गई है। स्टोरी अब यूनिवर्स के फेट के बारे में नहीं है। ये एक इंसान की कहानी है जो अपने मोहल्ले में फर्क लाने की कोशिश कर रहा है एज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। नो वे होम के बाद पीटर के पास कुछ भी नहीं बचा। टोनी स्टार्क, अवेंजर्स और अपने क्लोज दोस्तों से भी उसका रिश्ता टूट गया। आर्ट में शी डाइड। मल्टीवर्स वाले एडवेंचर्स ने उसकी लाइफ को एक ब्लैंक स्टेट पर ला दिया। इमोशनल और सपोर्ट दोनों खत्म हो गए। अब ब्रांड न्यू डे इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी। वो सब कुछ स्ट्रिप कर देता है। नो हाईटेक गैजेट्स, ना ही कोई फेमस दोस्त। अब पीटर को ये डिस्कवर करना होगा कि वो अकेला स्पाइडरमैन क्या है, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के। मल्टीवर्स वाली कहानियों में लेगेसी कैरेक्टर्स, बड़ी बैटल्स और कुछ भी हो सकता है वाली फीलिंग तो होती है। लेकिन एक छोटी स्टोरी में अलग टाइप का टेंशन होता है। जब थ्रेट लोकल होता है, पीटर के डिसीजन ज्यादा पर्सनल लगेंगे। अब दांव पर पूरा यूनिवर्स नहीं है, आसपास के लोगों को बचाने पर फोकस रहेगा। सोचो, टोबी मगवायर के स्पाइडरमैन का वो वाला सीन जहां वो ट्रैम में बच्चों को बचाता है, वो अर्जेंट और रियल लगता है क्योंकि वो सामने लोगों की जान बचा रहा होता है। कंपेयर करो उस सीन को नो वे होम के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उसके रियलिटी बिल्डिंग फाइट से। सीन विजुअली बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इमोशनल वेट अलग था क्योंकि वो बैटल स्ट्रीट लेवल पे नहीं थी। ब्रांड न्यू डे के पास ये चांस है कि वो अपने स्मॉल स्केल को अपनी ताकत बनाए। तो ब्रूस बैनर और फ्रैंक कासल कैसे फिट होते हैं इस नए छोटे सी दुनिया में? चलिए, दो टॉप पॉसिबिलिटीज को तोड़ते हैं। क्या ब्रूस बैनर ने इस स्पाइडरमैन के ओरिजिन में कोई रोल प्ले किया है? ये आइडिया कोई अफवाह नहीं, ये मैच करता है एलेक्स पर्पस के स्कूप से जो कहता है स्पाइडरमैन 4 में एमसीयू का सबसे पहले दिनों एक कनेक्शन एक्सप्लोर होगा। स्टोरी ये कहती है कि बैनर के प्री हल्क दिनों में, जब वो सुपर सोल्जर सीरम पे काम कर रहा था, उसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो शायद उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडरमैन का भी यूज किया था अपनी रिसर्च में। शायद उनमें से एक स्पाइडर लैब से भाग गया और पीटर को काट लिया, जिससे बैनर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है स्पाइडरमैन के क्रिएशन में। इसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ सबूत भी है। स्पाइडरमैन होम कमिंग में पीटर की साइंस क्लासरूम में ब्रूस बैनर की पोर्ट्रेट है जो दूसरे फेमस साइंटिस्ट के साथ लगी हुई है। पहले ये सिर्फ एक ईस्टर एग लगता है, लेकिन अगर बैनर का काम सच में रेडियो एक्टिव स्पाइडर के क्रिएशन में इन्वॉल्व है तो ये एक बहुत ही क्लेवर फोर शैडोइंग बन जाती है। एमसीयू ने कभी दिखाया नहीं कि पीटर को पावर्स कैसे मिली। ये गैप थ्योरी अच्छे से फिल कर रही है और स्पाइडरमैन के ओरिजिन को मार्वल यूनिवर्स से डायरेक्टली जोड़ती है। मतलब कि ये कोई रैंडम लैब एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक एम्बिशन और गलत रिजल्ट की कहानी है जो एमसीयू में चलती आ रही है। इस थ्योरी का इमोशनल कोर है पीटर और ब्रूस के बीच पैरेललिज्म। दोनों ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं जिनकी जिंदगी बदल गई एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, जो प्लान के मुताबिक नहीं गए। दोनों अपने तरीके से इस नतीजे को हैंडल करते हैं। पीटर अपनी पावर्स का यूज करके लोगों की मदद करता है, जबकि ब्रूस अपने डिस्ट्रक्टिव साइड से जूझता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लोगों की दुनिया में बचाने की कोशिश करता है। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और गलत साइंटिफिक नतीजे की कहानी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक क्रिएट कर सकती है अगर बैनर कभी पीटर के वर्ल्ड में मीनिंगफुल वे में आए तो। मिस्टर नेगेटिव के ब्रांड न्यू डे में रोल को लेकर अफवाहें हैं कि वो ब्रूस बैनर को करप्ट करता है, जिससे ब्रूस ग्रे हल्क पर्सोना में बदल सकता है। ये हल्क का वो वर्जन है जिसकी इंटेलिजेंस तो रहती है, लेकिन उसका मॉरल कंपस वो चेंज हो जाता है।
इसलिए ये ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल खतरा बन जाता है। अगर पीटर एक ट्विस्टेड मेंटोर से फेस करे जो मिस्टर नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो स्टोरी में टेंशन बढ़ जाएगी। पीटर को पावर्स की रिस्क और कंट्रोल को देने के डेंजर्स को फेस करना पड़ेगा, जो दोनों समझते हैं। ब्रूस बैनर को पीटर के ओरिजिन में लाना सिर्फ स्पाइडरमैन और अवेंजर्स के कनेक्शन को डीप करने का कोई तरीका नहीं, बल्कि एक नैरेटिव को साइंटिफिक एम्बिशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश है, जिससे स्टेक्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, थोड़े पर्सनल हो जाएंगे, स्ट्रीट लेवल के बन जाएंगे। ये थ्योरी ब्रांड न्यू डे के टोन के साथ परफेक्टली फिट होती है, जहां फोकस रीबिल्डिंग और पास्ट मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस पर है, ना कि कोई वर्ल्ड थ्रेटनिंग कॉस्मिक इवेंट पर। ये था बैनर के अनएक्सपेक्टेड रोल का कवर। अब मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जॉन बर्नथल वापस आ रहे हैं एज द पनिशर। पनिशर की अराइवल एक सॉलिड सिग्नल है कि कहानी अब स्ट्रीट लेवल स्टोरी टेलिंग की तरफ शिफ्ट कर रही है। फ्रैंक कासल उन एनवायरनमेंट में से थ्राइव करता है जहां क्राइम पर्सनल होता है और जस्टिस डायरेक्ट मिलता है। ये वही दुनिया है जहां स्पाइडरमैन के आइडियल्स का रियल टेस्ट होगा, जबकि पीटर पाकर एक स्ट्रिक्ट मॉरल कोड को फॉलो करता है जो है नो किलिंग, हमेशा कोई और रास्ता ढूंढना। फ्रैंक कासल का अप्रोच बहुत सिंपल और ब्रूटल है। वो बिना हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के किसी को भी मार सकता है। इन दोनों का एक ही कहानी में आना गारंटीड फ्रिक्शन क्रिएट करने वाली बात है कि दोनों रगड़ खाएंगे तो लड़ाई तो होगी, स्पेशली जब उनके टारगेट्स ओवरलैप करेंगे, यानी सेम होंगे। इस डायनामिक के बीच में थ्योरी है मिस्टर नेगेटिव और उसके इनर डीमंस गैंग की। इनर डीमंस सिर्फ एक क्रिमिनल गैंग नहीं है, ये गैंग न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में बहुत ही डीपली घुसा हुआ है, हर इलीगल काम में इन्वॉल्व है, रैकेट से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब कुछ। पनिशर की रिलेंटलेस जस्टिस उन्हें इस गैंग के सामने ले आती है। लेकिन बात सिर्फ बुरे लोगों को उठाकर गिरा देने की नहीं है। जैसे जैसे फ्रैंक इन्वेस्टिगेट करता हुआ इन गैंग्स को डिस्मेंटल करेगा, वो स्पाइडरमैन से टकराएगा ही टकराएगा, जो सेम शहर में उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लाइंस क्रॉस कभी नहीं करता। और यही बनाता है इस फिल्म का मेजर कॉन्फ्लिक्ट। नेगेटिव, जिसका असली नाम है मार्टिन ली, अपने आप को एक जेनरस कम्युनिटी लीडर बताने की प्रेजेंटेशन रखता है। पीटर शायद उसे एक अच्छा फोर्स समझे इस शहर के लिए, जो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर फ्रैंक को सच का पता चल जाए कि ली ही क्रिमिनल एम्पायर का मास्टरमाइंड है, तो वो पीटर के सामने ऐसा सबूत रखेगा जो उसके सारे पहले वाले इंप्रेशंस को तोड़ डालेगा। अब पीटर एक धर्म संकट में आ जाता है। क्या वो फ्रैंक पे भरोसा करे, एक ऐसे इंसान पे जो पीटर खुद कभी बनना ही नहीं चाहता, या फिर मार्टिन ली को एक चांस दे करके रिस्क ले कि एक और बड़ा विलन उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाए। ये सिर्फ दिमागबाजी की लड़ाई नहीं होगी, ये होगा एक टेस्ट पीटर के मॉरल्स का, जस्टिस, रिडेम्पशन और होप के लिमिट्स का। और अगर पार्टनरशिप बनी भी तो वो आसान तो होगी नहीं। फ्रैंक के मेथड्स और पीटर के सिचुएशंस में डाल सकते हैं जहां उसका सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग चैलेंज होगा ही होगा। इनर डीमंस के चलते गैंग वॉर्स एग्जैक्टली वो खतरे हैं जिन्हें स्पाइडरमैन को रोकना चाहिए। लेकिन फ्रैंक का वायलेंट जस्टिस एक ऐसा रास्ता छोड़ता है जिसे पीटर इग्नोर नहीं कर सकता। ये दोनों फोर्स्ड हो जाएं साथ काम करने के लिए, तो पीटर को बार बार फ्रैंक के एक्शंस का नुकसान मैनेज करना पड़ेगा, उसे एक बेहतर रास्ते की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हुए। ये कोई सिंपल टीम अप नहीं है, ये है एक ऑनगोइंग टग ऑफ वॉर, जहां होप और बदले के बीच में पीटर और फ्रैंक खींचातानी करे जा रहे हैं। और इस लड़ाई में पीटर खुद को जितना हो सकता है उतना प्योर और अच्छा रखने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से अगर अफवाहों को सच माने तो किंगपिन भी शायद इस कहानी में इन्वॉल्व हो सकता है, तो और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। पीटर और फ्रैंक दोनों के पास रीजंस हैं फिस्क को टारगेट करने के, लेकिन उनके मोटिव्स और तरीके भिड़ते ही रहेंगे। लेकिन फिस्क का होना ना के बराबर ही है, क्योंकि वो उन कुछ कैरेक्टर्स में से है जिनके ऊपर मूवी के राइट्स का एम्बार्गो है। प्लीज सोनी और मार्वल ग्रो अप। खैर, अगर इसी में ऐड करें तो एक करप्टेड ब्रूस बैनर पीटर की दुनिया को अनप्रिडिक्टेबल कर ही देगा। हर एक दोस्त अपना खुद का बैगेज लेके आता है, अपनी अप्रोच, अपने मॉरल्स, जिससे पीटर की जर्नी सिर्फ एक विलन को हराने की नहीं, बल्कि एक मॉरल बैटलफील्ड से सरवाइव करने की बन जाती है। जब एक तरफ ट्विस्टेड मेंटोर हो और दूसरी तरफ एक कठोर विजिलेंटी, ब्रांड न्यू डे सही में टेस्ट करेगा पीटर की हर लिमिट। आपको क्या लगता है, कैसे चलेगा ब्रांड न्यू डे का प्लॉट? अपनी थ्योरीज कमेंट में डालो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू और मिलते हैं अगली बार।